कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी बेहद खूबसूरत है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप कहानी को बिना स्किप किए सुनिए। कहानी बहुत अच्छी लगेगी। स्किप कर देने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी अलग है। चंदा की नज़रें राजवेंद्र के चेहरे पर थी और इसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो धीमे से बोली, आप और मैं। ये बोलकर वो जल्दी से राजवेंद्र के पास से उठी और वापस पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपके लिए रात का खाना बनाना है राजा साहब, अब इजाज़त दीजिए। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। राजवेंद्र तुरंत बोला, और अगर मैं इजाज़त ना दूं तो? उसकी बात पर चंदा ने गहरी नज़रों से राजवेंद्र को देखा। राजवेंद्र उसके करीब आया। इस वक्त राजवेंद्र खुद भी अपनी जवानी की दहलीज पर पैर रख चुका था, तो उसके एहसास भी बहुत नए से थे। उसने चंदा को बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उस पर झुकते हुए बोला, अगर मैं इजाज़त ना दूं तो? चंदा जल्दी से बोली, तो फिर आप और मैं भूखे रह जाएंगे राजा साहब। राजवेंद्र सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोला, लेकिन खाना तो सिर्फ मेरा नहीं बनेगा ना, तो फिर तुम क्यों भूखी रह जाओगी? चंदा भी झट से बोली, आप खाना ना खाएं और मैं पानी भी पी लूं, ऐसा हो सकता है क्या राजा साहब? ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़रें एक बार फिर से राजवेंद्र की नज़रों से मिला ली थी। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हारा मतलब एक और एक से यही था, मैं भूखा तो तुम भी भूखी। मुझे सुकून तो सुकून तुम्हें भी। चंदा जल्दी से बोली, इजाज़त दे दीजिए ना राजा साहब। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, क्या बनाओगी मेरे लिए? चंदा मुस्कुरा कर बोली, जो आप कहें। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अलग से फरमाइश नहीं करूँगा कोई, लेकिन जो कहूँगा वो मानोगी क्या? चंदा ने अपना चेहरा झुकाया और अपना सर हाँ में हिला दिया। राजवेंद्र उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, जो खाना मेरे लिए बनाओगी वही खाना अपने लिए भी बनाना, दाल चावल छोड़कर भी कुछ खा लिया करो चंदा। चंदा ने वापस नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या आप नहीं जानते राजा साहब, मैं उन दाल चावल के अलावा और क्या खाती हूँ? राजवेंद्र बस हल्का सा मुस्कुराया। चंदा एक बार फिर से बोली, अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। ये बोलकर वो पीछे हटी और बोली, अब मैं आपकी तरफ से खुद को खुद ही इजाज़त दे रही हूँ राजा साहब, क्योंकि चाँद निकलने को है। अब आप अपना काम कीजिए, मैं चली। ये बोलकर वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई और सीढ़ियों से होते हुए सीधा किचन में आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने किचन में आकर जैसे ही राजवेंद्र के लिए खाना बनाना शुरू किया, सामने खड़ी मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से वहाँ गैस काउंटर के पास आई और बोली, खाना बन चुका है और आज हुक्म के लिए भी मैंने खाना बना दिया है। चंदा ने बिना मीना की तरफ देखे ही कहा, जब आपको पता है कि राजा साहब के लिए खाना मैं बनाती हूँ, तो आपने उनके लिए खाना क्यों बनाया? खैर, आपने बनाया है तो आप ही जाने, लेकिन मुझे राजा साहब के लिए खाना अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये खाना नहीं खाएंगे और ये बात आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। ये बोलते हुए वो खाना बना रही थी। मीना गुस्से से बोली, ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, किसी दिन बहुत बुरी तरह से टूटेगा, जब हुक्म तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना नहीं बल्कि किसी और के हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। उन्होंने बेवजह सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें, मन तो करता है कि हाथ पकड़ूं तुम्हारा और तुम्हें मल से बाहर निकाल दूं। चंदा अब उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वापस बोली, अब आप यहाँ से जाएंगी, क्योंकि मुझे शांति से राजा साहब के लिए खाना बनाना है। वो खाना जो उनका पेट भरे, वो खाना जो प्यार से बनाया जाए, ना कि गुस्से और नफरत से। ये बोलकर वो वापस बर्तन गैस पर रखने लगी तो मीना गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं खाना नफरत और गुस्से से बनाती हूँ? चंदा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। अगर आपको आपका नाम बेवजह सुना है तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? अब आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। राजा साहब 9 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे और मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दे सकती। ये कहकर अब उसने आखिर खाना बनाना शुरू किया, जबकि मीना अभी भी बोले जा रही थी, लेकिन वो मीना की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी।
क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ राजवेंद्र के लिए खाना बनाना था। कुछ ही देर में उसने राजवेंद्र के लिए खाना बनाया और उसे हाल में सजाने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन मीला जो अभी भी किचन में खड़ी थी वो उसे देखते हुए गुस्से से कांप रही थी और उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। तभी एक दासी वहां पर आई और चंदा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें हुक्म बुला रहे हैं। चंदा ने हैरानी से उस दासी की तरफ देखा। वो खुद से ही बोली, अब क्यों बुला रहे हैं मुझे राजा साहब, देखना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने हाथ साफ कर जल्दी से किचन से बाहर निकली और सीधा राजवेंद्र के कमरे में आई। वहीं राजवेंद्र अपनी क्लोजेट खोले कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही चंदा वहां पर आई वो तुरंत बोला, तुमने मेरी एक रेड कलर की फाइल देखी है क्या? मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट की फाइल थी वो। चंदा मुस्कुराई और अगले ही पल अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, आप भी कमाल करते हैं राजा साहब, आपको नहीं पता आप ही ने तो वो फाइल कल इधर वाले कैबिनेट में रखी थी। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ बने हुए कैबिनेट की तरफ गई। उसने उस कैबिनेट को खोला और उसमें से वो रेड कलर की फाइल निकाल कर राजवेंद्र की तरफ बढ़ाई। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, बस इसलिए मैं कहता हूँ चंदा, तुम नहीं होती मेरी जिंदगी में तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा कर चंदा को देख रहा था और चंदा ने एक बार फिर से अपना चेहरा झुका लिया। अगले ही पल वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, उई माँ, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए खाना सजा कर आई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ थाल। ये बोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। वहीं राजवेंद्र उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। चंदा जैसे ही किचन में आई उसकी नज़र मीना पर गई जो उस थाल के पास खड़ी थी जो उसने राजवेंद्र के लिए परोस रखी थी। वो जल्दी से वहाँ से आई और बोली, क्या हुआ, क्या कर रही हैं आप? मीना उसका सवाल सुनकर हड़बड़ा गई और पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मैं क्या करूँगी, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि ऐसा भी क्या मिलाती हो तुम खाने में, जो हुक्म हमेशा तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही खाते हैं। ये बोलकर उसने मुंह बनाया। चंदा मुस्कुरा कर बोली, सिर्फ प्यार। ये बोलकर उसने उस थाल को उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ चल दी। अगले ही पल मीना के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बहुत जल्द ही सामने आएगा तुम्हारा प्यार जो तुमने इस थाल में मिलाया है। तुमने या किसी और ने, क्या ही पता। ये बोलकर वो हंसी और तुरंत वहाँ से साइड हट गई। वहीं राजवेंद्र ने वो फाइल अब साइड में रख दी थी और सोफे पर बैठ गया था। उसे भी खाने का इंतज़ार था जो चंदा अब उसके रूम में लेकर आई और उसने वो थाल टेबल पर रख कर राजवेंद्र के सामने परोस दी। वो अपने लिए दाल चावल अलग से लेकर आई थी। राजवेंद्र अपना खाना खा रहा था और चंदा सामने की तरफ बैठी अपना खाना खा रही थी। अचानक ही खाना खाते हुए राजवेंद्र को जोरों से खांसी आने लगी तो उसका चेहरा लाल होने लगा। चंदा ने जल्दी से अपना खाना बीच में छोड़ा और अपने हाथ साफ करते हुए राजवेंद्र के पास आई और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ राजा साहब, आप ठीक तो हैं ना? ये बोलते हुए वो उसकी पीठ को सहला रही थी। राजवेंद्र लगातार खांस रहा था। वो उसके सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रही थी। हालांकि ये बात राजवेंद्र को पसंद तो नहीं थी, लेकिन चंदा हर बार उसके सामने जिद कर ही लेती थी। चंदा अभी भी उसकी पीठ को सहला रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमारे बेटे के खाने में जहर मिला दिया चंदा? ये आवाज़ सुनकर चंदा ने सामने दरवाजे की तरफ देखा। राजवेंद्र भी खांसी करते हुए सामने देखने लगा था जहाँ पर ममता जी खड़ी थी और उनके साथ ही मीना भी थी जिसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। चंदा तुरंत बोली, मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों बोल रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे राजा साहब को संभालने दीजिए। ये बोलकर अब उसने जल्दी से सामने रखा पानी का गिलास उठाया और उसे राजवेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन अगले ही पल ममता जी ने आगे आकर वो गिलास दूर झटक दिया और बोली, पहले उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया और अब पानी में भी उसे जहर मिलाकर दे रही थी ना? राजवेंद्र की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी।
लेकिन वो ममता जी की बातें भी सुन रहा था। उसे यकीन था चंदा पर कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। चंदा तुरंत बोली, आप क्या बोले जा रही हैं रानी साहब, मैं कभी अपने राजा साहब के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मीना भी तुरंत बोली, अगर तुमने खाने में कुछ मिलाया नहीं है तो फिर हुक्म की ऐसी हालत कैसे हो गई? साफ पता चल रहा है उनकी हालत देख कर कि तुमने खाने में कुछ मिलाया है। राजवेंद्र खांसते हुए ही बोला, ऐसा नहीं हो सकता, चंदा हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। ये बोलते हुए उसने चंदा की तरफ देखा। चंदा की आंखों से आंसू बह गए। राजवेंद्र का अपने ऊपर यकीन देखकर उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन राजवेंद्र की हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता खाने में क्या मिला और क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आपकी हालत मैं ज़रूर ठीक कर सकती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ गई और अगले ही पल महल के बगीचे की तरफ आ गई, जहाँ पर तरह तरह के फूल पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसने जल्दी से कुछ पौधों के पत्ते लिए और उन्हें भागते हुए किचन में लेकर आई। उसने जल्दी से उन्हें गर्म पानी में अच्छे से उबाला और फिर तुरंत एक गिलास में वो पानी डालकर सीधा राजवेंद्र के कमरे में आई। मीणा और ममता जी अभी भी राजवेंद्र के सामने खड़े थे और राजवेंद्र का खांस खांस कर बुरा हाल होता जा रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और मुंह से खून बहने लगा था। उसे यूं देखकर ममता जी के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशंस थे। एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर भी कोई तकलीफ नजर नहीं आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने उसका बच्चा हो। बेशक से सौतेला ही सही, लेकिन वो था तो ममता जी का बच्चा ही। पर उनके चेहरे पर जरा सी भी तकलीफ नहीं थी। चंदा जैसे ही वो गिलास अपने हाथ में लेकर अंदर आई और राजवेंद्र को पिलाने लगी, मीना तुरंत बोली, अब इसमें क्या मिलाकर लेकर आई हो तुम? ममता जी भी झट से बोली, जरूर इसमें भी कुछ मिलाया होगा। मीना, जाओ जाकर इससे वो गिलास ले लो। ये बोलकर उन्होंने मीना को इशारा किया तो मीना तुरंत चंदा की तरफ बढ़ गई, जो राजवेंद्र के कदमों के पास बैठी थी, और उसने वो गिलास राजवेंद्र के होठों से लगाया हुआ था। राजवेंद्र ने चंदा की तरफ देखा। चंदा झट से बोली, मेरा यकीन कीजिए राजा साहब, आप जानते हैं कि मैं आपकी जान के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आप मेरे लिए क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते होंगे तो आपको सब पता होगा। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया राजा साहब, प्लीज़ इसे पी लीजिए। राजवेंद्र उसकी बात सुनते हुए उसे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू देखकर बेशक से अब सामने खुदा भी आकर कह दे कि चंदा ने उस पानी के गिलास में जहर मिलाया होगा, राजवेंद्र खुदा की बात पर भी यकीन नहीं कर सकता था। मीना आगे की तरफ आते हुए बोली, तुम्हारी बातों पर ना हमें यकीन है और ना ही हुकुम को, इसलिए हुकुम ये पानी नहीं पिएंगे। ये बोलकर जैसे ही वो उस गिलास को अपने हाथों में लेने लगी, राजवेंद्र ने उससे पहले ही अपना हाथ उस गिलास पर रख दिया और बोला, मुझे तुम पर यकीन है चंदा, मैं ये पानी जरूर पीऊँगा। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो पानी थोड़ा गर्म था, लेकिन फिर भी राजवेंद्र ने एक ही घूंट में वो पूरा गिलास खत्म कर दिया। चंदा रोते हुए भी मुस्कुराने लगी। उसने अब जल्दी से राजवेंद्र के पीछे जाकर एक बार फिर से उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। ममता जी ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। उनकी नज़रें राजवेंद्र पर थी, जो अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। उसे नॉर्मल होते देखकर उनका चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल होने लगा था। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, एक दासी पर इतना यकीन, देखना किसी दिन ये अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेगी और तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि इस दासी पर तुमने यकीन करके कितनी बड़ी गलती की है। राजवेंद्र जो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, वो मुस्कुराया और बोला, पहली बात तो चंदा मेरे लिए दासी नहीं है, और दूसरी बात, मेरा अपना मेरे सामने खड़ा मुझे मरने दे रहा है, उससे बेहतर तो मैं अपने दुश्मन के हाथों से जहर खाकर ही मर जाऊं। पर खैर, शायद जिसे आप मेरा दुश्मन बता रही हैं, एक वही इस दुनिया में मेरी अपनी है। ये बोलते हुए अब उसने एक नज़र चंदा की तरफ देखा और चंदा की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। वो रोते हुए बोली, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ राजा साहब, अगर आपको लगता है ना मैं आपकी दुश्मन हूँ तो आज आपकी ही दुश्मन आपके सामने अपने प्राण त्याग देगी।
ये बोलकर उसने राजवेंद्र की थाल अपने हाथ में उठाई और उसमें से निवाला लेकर अपने होठों से लगाने लगी। लेकिन राजवेंद्र ने तुरंत आकर उस थाल को अपने हाथ में लिया और नीचे की तरफ फेंकते हुए बोला, तुम्हें मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है चंदा। अगर इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा किसी पर यकीन करता हूँ तो वो तुम ही हो, और कोई भी इस यकीन को तोड़ नहीं सकता। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़रें ममता जी की तरफ उठा दी और ममता जी गुस्से से कांप उठी। वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई और उनके पीछे पीछे ही मीना भी। मीना बाहर आकर ममता जी के पीछे पीछे चलते हुए बोली, एक दासी के लिए अपनी ही माँ को इस कदर जलील करना, ये तो मुझे हुक्म से उम्मीद नहीं थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ममता ने पलट कर उसे घूर कर देखा तो मीना ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। ममता गुस्से से कांपते हुए बोली, अब ये दासी सिर्फ दासी नहीं रह गई है, अब ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। और ममता सिसोदिया अपने दुश्मनों को खत्म करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर चंदा के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। आज उस पर जो इल्ज़ाम लगा था उस इल्ज़ाम ने उसका सीना पूरी तरह से छलनी कर दिया था। राजवेंद्र उसके करीब आया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, रोना बंद करो चंदा। चंदा रोते हुए बोली, आप मुझ पर यकीन करते हैं इसलिए आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा राजा साहब, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं एक दिन आपका यह यकीन टूट ना जाए। राजवेंद्र ने उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और बोला, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टूट सकता है, लेकिन मेरा यकीन तुम पर कभी नहीं टूट सकता। ये बोलकर उसने चंदा को अपने सीने से लगा लिया। ये वो वक्त था जब चंदा प्रेम जैसे शब्द से अनजान थी, लेकिन अपने राजा साहब की इबादत में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन राजवेंद्र इन एहसासों को महसूस करने लगा था और चंदा के लिए उसके दिल में क्या है अब वो ये समझने लगा था। लेकिन क्या उन दोनों के दिलों में जो है वो दुनिया समझ पाएगी, या फिर वक्त के साथ साथ ये एहसास भी बदल जाएंगे, किसी को नहीं पता था। तकरीबन 4 साल बाद 21 साल का राजवेंद्र आईने के सामने खड़ा था और कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। आज उसका कॉलेज खत्म होने वाला था। तभी चंदा कमरे में आई तो राजवेंद्र ने आईने में से ही एक नज़र उसकी तरफ देखा। 16-17 साल की वो नाजुक सी अपनी उम्र से ना कम लगती थी ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट लगती थी। उसे देखते हुए राजवेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने से परफ्यूम उठाया और खुद पर स्प्रे किया तो अगले ही पल चंदा को छींक आ गई। उसे परफ्यूम से एलर्जी थी और ये जानते हुए भी राजवेंद्र हर रोज़ उसके आने के बाद ही परफ्यूम लगाता था, क्योंकि उसे चंदा का ये मासूमियत से छींकना बड़ा क्यूट लगता था। तभी चंदा अपना नाक सिकोड़ कर बोली, आइए ना राजा साहब, जल्दी आ जाइए, मुझे और भी काम है, अभी आपके लिए नाश्ता भी परोसना है। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही पल चंदा उसके कदमों के पास बैठी। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये जानते हुए कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, तुम बाज नहीं आती हो ना अपनी हरकतों से चंदा। चंदा हंसी और बोली, अब आपको क्या ही बताऊं राजा साहब कि इस चीज़ में कितना सुकून छिपा है। ये बोलकर उसने ऊपर ओढ़ रखे दुपट्टे से पहले राजवेंद्र के पैरों को साफ किया और फिर उसे जूते पहनाने लगी। उसने ना सिर्फ उसे जूते पहनाए बल्कि उन जूते को भी अपने दुपट्टे से साफ किया। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद चंदा, फिर भी तुम ये करती हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम अपने राजा साहब को नाराज़ कर रही हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो अपनी गहरी नज़रों से चंदा को देख रहा था। चंदा उसके सामने से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, हो जाइए नाराज़ राजा साहब, बेशक से हो जाइए, आपकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं। जैसे ही उसने कहा और वहाँ से जाने लगी, राजवेंद्र ने तुरंत उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चंदा की आंखें बड़ी हो गई। राजवेंद्र का हाथ उसके पेट पर था जहाँ उसने लहंगा चोली पहनी हुई थी
और उसका कोरा पेट साफ साफ झांक रहा था। चंदा की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और एक करंट सा उसके पूरे बदन में दौड़ गया। उसका रोम रोम एकदम से खिल उठा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। अपने राजा साहब का हाथ अपने पेट पर महसूस कर ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। वो जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब? राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और चंदा के बिल्कुल पीछे उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि मेरे छूने भर से कैसे तुम बदल जाती हो चंदा। उसकी बात पर चंदा हैरानी से बोली, मैं कैसे बदल जाती हूँ राजा साहब? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा झुका लिया और अब राजवेंद्र ने उसे पलटकर अपने सामने कर लिया था। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता तुम कैसे बदल जाती हो चंदा? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ चंदा के गाल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, देखो कैसे तुम्हारा बदन ठंडा एकदम तपने लगा है, कैसे तुम अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी हो, कैसे गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया और ये तुम्हारे लब फड़फड़ाने लगे हैं और ये तुम्हारी धड़कनें। ये बोलते हुए जब वो अपना हाथ चंदा के सीने की तरफ ले आया तो चंदा तुरंत अचानक से ही राजवेंद्र के सीने से लग गई तो राजवेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। यही तो चाहता था वो कि उसकी चंदा उसके सीने से लग जाए। वो एहसास जो कुछ सालों पहले तक उसे पता नहीं थे कि क्या है और क्या नहीं, अब वो एकदम पक्के हो चुके थे और वो समझ चुका था कि उसके दिल में चंदा के लिए क्या है। उसके दिल में था चंदा के लिए बेइंतहा प्यार, एक ऐसी मोहब्बत जो गरीब अमीर राजा रंग का भेदभाव नहीं जानती। उसके लिए चंदा सिर्फ उसकी चंदा थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन चंदा अगले ही पल पीछे की तरफ पलटी और माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कर दीजिएगा राजा साहब। वो गलती से उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे हल्का सा अपने करीब खींचते हुए बोला, ये गलती तुम बार बार क्यों नहीं करती चंदा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे इस राजा साहब के सीने से लगने का हक है तुम्हारा? चंदा जल्दी से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? आप राजा साहब हैं और मैं बस आपकी दासी। ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। राजवेंद्र उसकी बात पर मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, जरा दोबारा कहना जो तुमने अभी अभी कहा, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। उसकी बात पर अब चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस हल्का सा अपनी पलकों को झुका लिया तो राजवेंद्र ने उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोला, तुम भी जानती हो चंदा, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या एहसास है, क्या तुम नहीं जानती? उसके सवाल पर अब चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई। वो झट से पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मैं जाकर आपके लिए नाश्ता परोस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस पीछे की तरफ खींचा और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है चंदा, जवाब दो। चंदा अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को पहले ही बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी और अब राजवेंद्र के सवाल उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने दिल के एहसासों को नहीं जानती थी, लेकिन डर उसे ममता और मनोहर जी का था। हालांकि मनोहर जी तो उसके लिए उसके बाबा समान थे, लेकिन ममता जी तो उसे दासी बनकर ही इस महल में रहते हुए देखकर खुश नहीं थी। राजा साहब की प्रेमिका बनाकर अगर वो इस घर में रहती तो ना जाने उसके साथ क्या कुछ होता, और ऊपर से राजा साहब की जान को भी खतरा आ सकता था, तो वो हमेशा बस अपने एहसास को दबा कर रह जाती। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ चंदा, जवाब दो। क्या हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या एहसास है वो तुम नहीं जानती? चंदा एक गहरी सांस लेकर बोली, सब जानती हूँ मैं राजा साहब, और ये भी कि कुछ एहसासों को नाम नहीं दिया जा सकता, वो बस होते हैं पर उनके नाम नहीं होते। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी नाम भी होगा, मेरी चंदा के साथ उसके राजा साहब का नाम होगा। ये बोलकर उसने चंदा को अपने सीने से लगा लिया। चंदा के दिल में जैसे एक सुकून सा उतर आया।
उसने भी अपनी बाहें राजवेंद्र की पीठ पर कसकर जकड़ ली थी। कुछ देर बाद वो राजवेंद्र के सीने से अलग हुई और बोली, अब मैं जाऊं, नाश्ता करने के लिए आप जल्दी से आ जाइएगा। उसकी बात पर राजवेंद्र बस हल्का सा मुस्कुराया। चंदा बाहर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक से उसके कदम रुके। राजवेंद्र अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। चंदा उसकी तरफ घूमी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो बात बोलने की जो वो राघवेंद्र से बोलना चाहती थी। उसे चुप देखकर राजवेंद्र कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन फिर अचानक से मुस्कुराते हुए बोला, बोलो चंदा, क्या बोलना चाहती हो? चंदा ने अपना चेहरा झुकाया और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। अब राजवेंद्र समझ चुका था कि उसकी चंदा क्या बोलना चाहती है। वो तुरंत बोला, मैं ले आऊँगा, मुझे पता है तुम्हारे वो दिन आने वाले हैं। वो सब चीज़ मैं आज से ले आऊँगा जो तुम्हें चाहिए, दवा से लेकर वो सब तक। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई, जो चंदा ने घूर कर उसे देखा और बोली, मुझे चिढ़ाया मत कीजिए, मैंने तो कहा था आपको कि मैं देख लूँगी, लेकिन आप ही ने कहा कि वो सब आप लाया करेंगे। तो राजवेंद्र उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पास आया और बोला, मैं मेरी चंदा की हर एक ज़रूरत को खुद से पूरा करना चाहता हूँ। तुम बेशक से इस महल में दासी बनकर रहती हो चंदा, लेकिन इस राजवेंद्र सिसोदिया के दिल की रानी हो तुम। उसकी बात पर चंदा का चेहरा एकदम से खिल गया और अगले ही पल वो तुरंत भागते हुए वहाँ से चली गई। राजवेंद्र और चंदा के बीच पीरियड्स के सामान को लेकर बात हो रही थी। जब जब चंदा को पीरियड आते थे तब तब राजवेंद्र ही उसे सब सामान लाकर दिया करता था। चंदा तो बस ज़रूरत का सामान मंगवाती थी, लेकिन राजवेंद्र अपनी तरफ से उसे चॉकलेट्स भी लाकर दिया करता था ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। कुछ देर बाद राजवेंद्र आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो चंदा जल्दी से उसे नाश्ता परोसने लगी। सामने ही ममता जी बैठी थी, जिसके चेहरे पर शाती एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि उसने आज ऐसी चिंगारी लगाई थी जिसकी आग सामने खड़ी चंदा के तन बदन को जलाने वाली थी। वो दिल जो अब तक खुशियों और उम्मीदों से भरा हुआ था, वो अब टूटने वाला था। तभी मनोहर जी राजवेंद्र के बिल्कुल सामने आकर बैठे और एक दासी ने उन्हें भी नाश्ता परोसना शुरू किया। राजवेंद्र चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। तभी मनोहर जी एकदम से बोले, हमने तुम्हारा लंदन जाने का सारा इंतज़ाम करवा दिया है राजवेंद्र, तुम 5 दिन बाद ही लंदन जाने वाले हो। मनोहर जी की बात सुनकर राजवेंद्र हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, लेकिन क्यों, और ये फैसला आपने किससे पूछ कर लिया है बाबा? मनोहर जी उसके सवाल पर चौंकते हुए बोले, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है राजवेंद्र, हम इस महल के राजा साहब हैं, तुम्हारे बाबा हैं, हम तुम्हारे लिए फैसला ले सकते हैं और हम फैसला ले भी चुके हैं। 5 दिन बाद तुम्हारी लंदन की फ़्लाइट है, अपनी सारी तैयारी कर लेना, तुम वहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे हो। राजवेंद्र बस उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखता ही रह गया और अब उसकी नज़र चंदा पर गई, जिसकी आंखों में तकलीफ थी लेकिन होठों पर मुस्कुराहट। उसने राजवेंद्र की थाल में पूरी परोसते हुए कहा, मैं आपकी सारी तैयारियां करवा दूंगी राजा साहब, आप खुशी खुशी जाइएगा और जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आइएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर ही गई। वहीं ममता जी के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। राजवेंद्र अपना नाश्ता खत्म होने के बाद सीधा चंदा के रूम में आया। उसे कॉलेज जाना था, लेकिन फिलहाल कॉलेज जाने से ज़्यादा ज़रूरी उसका चंदा के पास आना था। जैसे ही वो चंदा के रूम में आया, उसने देखा चंदा सामने अपने बिस्तर पर पड़ी हुई चादर समेट रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बस चुपचाप उसे देखने लगा। चंदा कुछ पल अपना काम करती रही, कभी चादर को समेटती तो कभी तकिया सेट करने लग जाती। उसे यूं देखकर राजवेंद्र बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि चंदा के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो अपनी चंदा को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। उसने चंदा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चंदा झट से बोली, क्या मतलब आपका कहीं नहीं जाएंगे आप? आपको तो कॉलेज जाना है ना, आज आपका आखिरी दिन है। राजवेंद्र तुरंत बोला, कॉलेज जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लंदन जाने की बात कर रहा हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊँगा।
चंदा तेजी से बोली, क्यों क्यों नहीं जाएंगे आप लंदन? भला ये कोई बात हुई क्या राजा साहब? आपको तो लंदन जाना ही पड़ेगा। आपको आगे और पढ़ना है ना। अगर आप आगे नहीं पढ़ेंगे तो मुझे क्या पढ़ाएंगे? चंदा की बात सुनकर राजवेंद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, रोना आ रहा है ना? चंदा ने अपना चेहरा ना में हिलाया और नजरें झुकाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों रोना आएगा? रोए मेरे दुश्मन। राजवेंद्र जल्दी से बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझसे सच में छुपा सकती हो चंदा? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मुझसे एक पल की दूरी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। जब कॉलेज जाता हूँ तो मुझे ये जो जूते पहनाती हो ना तुम्हारी बेसब्री मुझे बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि तुम अपने दिल पर पत्थर रख कर मुझे खुद से दूर भेज रही हो। और जब वापस आता हूँ तो तुम मुझे महल के दरवाजे पर मिलती हो। तुम्हारी नज़रें दरवाजे पर होती हैं कि कब उस दरवाजे से मैं अंदर आऊँगा। जब मैं लंदन चला जाऊँगा तो पता नहीं कितने साल मैं वहाँ पर रहूँगा, कब लौटूँगा। इतने साल तुम मेरे बिना रह लोगी क्या? बात कर रही हो तुम चंदा, क्यों बोल रही हो? वैसे मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना, मुझ पर यकीन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा धीमे से बोली, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा राजा साहब, आपको छू रही हूँ उस हक से जो शायद अभी मेरा है भी नहीं। ये बोलकर चंदा ने राजवेंद्र के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। राजवेंद्र उसकी तरफ देखता ही रह गया। हमेशा वही चंदा को अपने करीब खींचता था। कभी उसकी कमर पर हाथ रख देता तो कभी उसके कंधे पर, कभी उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता तो कभी उसे अपने सीने से लगा लेता। चंदा तो कभी अपनी हदें पार करती ही नहीं थी। वो तो राजवेंद्र खुद था जो चंदा पर हमेशा अपना हक जताता था। चंदा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सिर्फ एक ही बात कहूँगी आपसे मैं राजा साहब, उसके बाद और कुछ नहीं कहूँगी। आपको मेरी कसम, आप लंदन जाएंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब जाते जब मैं नहीं होती। मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों को छूते हुए देखना है जो आपके बाबा का ख्वाब है। आपके बाबा का इतना बड़ा बिजनेस है, आपको वो बिजनेस भी तो संभालना है ना। अगर आप अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे वो अगर आप लंदन नहीं जाएंगे तो कैसे वो सब संभालेंगे? और फिर हमारे बच्चे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। आज पहली बार चंदा ने ऐसी कोई बात की थी। चंदा ने अब अपनी उंगलियां उसके होठों से हटा ली और बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, राजवेंद्र ने तुरंत उसे अपनी बाहों में जकड़ कर अच्छे से अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे धीरे धीरे बिस्तर पर झुकाने लगा। चंदा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो 17 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी भी वो बेहद नाजुक थी। राजवेंद्र की बाहों में वो एकदम से पिघल रही थी और राजवेंद्र उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में समेटने पर लगा हुआ था। उसे चंदा की तेजी से बढ़ती हुई सांसें बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। चंदा अब नीचे बेड पर लेटी हुई थी और राजवेंद्र उसके ऊपर झुक कर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्या कहा था अभी अभी तुमने? चंदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मुझे मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा राजा साहब, शायद कुछ मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, सच में वो सब तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन मेरे से गलती नहीं होती है चंदा। जो तुमसे नहीं कहा गया वो मैं कह देता हूँ। हमारे बच्चे भी मुझ जैसे पढ़े लिखे बने, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उतना बहुत है, मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चंदा झट से बोली, मुझे नहीं पता राजा साहब, मैंने कह दिया ना, आपको मेरी कसम। तो बस अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने चंदा के माथे पर अपने होठ रख दिए। चंदा की आंखों में जो नमी थी वो अब आंसू बनकर बिस्तर को भिगोने लगी। राजवेंद्र उसके चेहरे को बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं लंदन चला जाऊंगा तो तुम भूल तो नहीं जाओगी चंदा? 3-4 साल लौटूंगा नहीं मैं। चंदा मुस्कुराई और बोली, बेशक से पूरी जिंदगी आपसे दूर रहूं राजा साहब, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे दिल में है।
आपको भूलना तो दूर की बात, अगर एक दिन भी आपकी इबादत ना करूं तो इस चंदा की जान निकल जाए। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे कुछ कुछ होता है चंदा, पता नहीं क्यों किसी और से ये एहसास कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई इस राजेंद्र सिसोदिया की सांसों से बढ़कर है उसके लिए, लेकिन तुम कुछ अलग हो चंदा। चंदा ने अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए चंदा अलग होगी राजा साहब, लेकिन उसके लिए तो आप उसकी दुनिया हो। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, आप जब कॉलेज जाते हैं तो मैं आपको दरवाजे पर खड़ी मिलती हूँ ना, तो जब आप लंदन से आएंगे तो भी मैं उसी दरवाजे पर आपको खड़ी मिलूंगी आपका इंतज़ार करते हुए। बस आप जल्दी लौट आना। चंदा करने को तो पूरी जिंदगी भर का इंतजार कर सकती है, पर आपका इंतजार करने की लेकिन एक एक पल बेहद मुश्किल होगा। राजवेंद्र ने उसकी आंखों में बहते हुए आंसू साफ किया और फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे प्रेम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखा और बोले, अभी नहीं राजा साहब, रुक जाइए, ये प्यार भरा इजहार सुनने को मैं बेताब हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब आप लंदन से आ जाएंगे ना तब। राजवेंद्र ने एक बार फिर से एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए चंदा को देखने लगा। चंदा भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी और अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगी जब राजवेंद्र अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब कर उसके लबों से अपने लबों को छूने लगा। और फिर एक पल जैसे सदियों की तरह हो गया, वो पल जिसमें राजवेंद्र और चंदा दोनों की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई, वो पल जब राजवेंद्र ने अपने लब चंदा के लबों पर रख दिए, और वो पल जिसमें वक्त पूरी तरह से थम सा गया था। कुछ देर बाद राजवेंद्र चंदा के कमरे से बाहर निकला तो बाहर कुछ ही दूरी पर खड़ी मीना ने जल्दी से ये बात जाकर ममता जी को बताई। ममता जी के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट थी। वो तुरंत बोली, दो दिल टूट रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना मज़ा आ रहा है। बहुत घमंड था ना उस लड़की को, जब जब उसे तकलीफ देनी चाहिए तब तब उस राजवेंद्र ने आकर हमें रोक लिया, लेकिन अब उसे कौन बचाएगा। राजवेंद्र के लंदन जाते ही उस लड़की को हम उसकी औकात दिखाएंगे कि वो जिस महल की रानी बनने के ख्वाब देख रही है ना, वो उसकी रानी नहीं बल्कि हमेशा से दासी थी और हमेशा दासी ही रहेगी। और रही बात राजवेंद्र की, तो उसके लिए तो हमने और भी बहुत कुछ सोच रखा है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशन अब और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। वहीं उनकी बातें सुनकर मीना भी हंसे जा रही थी। दोपहर के तकरीबन 4 बजे चंदा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो इस वक्त महल के दरवाजे पर थी, उसका रोज का काम था। जब भी 3:30 बज जाते तो वो तुरंत महल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और राजवेंद्र का इंतजार करने लगती, लेकिन आज तो आधा घंटा ऊपर हो गया था और अभी तक राजवेंद्र नहीं आया था। तभी राजवेंद्र की गाड़ी महल के अंदर आई और उसके पीछे पीछे ही अब चंदा भी तुरंत तेज कदमों से अंदर की तरफ आ गई। राजवेंद्र गाड़ी से उतरा और अगले ही पल उसने चंदा को कमरे के अंदर आने का इशारा किया। चंदा उसके लिए किचन में पानी लेने जा रही थी, लेकिन उसका इशारा देखकर उसके कदम रुक गए। राजवेंद्र तो उसे इशारा करने के बाद अंदर की तरफ चला गया था, लेकिन चंदा अब सोच में पड़ गई थी कि वो पहले पानी लेने जाए या फिर राजवेंद्र के कमरे में जाए। पर ऐसे उसके कमरे में जाने के लिए उसके पास बहाना भी नहीं था, तो वो जल्दी से पानी का गिलास लेकर किचन से आई और सीधा राजवेंद्र के कमरे में आ गई। अगले ही पल उसकी नज़र राजवेंद्र पर गई, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके हाथों में पानी का गिलास था। उसे राजवेंद्र को गुस्से से डर तो लगता था, लेकिन अब वो उसके गुस्से से भाग तो नहीं सकती थी, इसलिए जल्दी से उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, वो मैं आपके लिए पानी लेने गई थी राजा साहब, आप प्यासे होंगे ना। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए थोड़े सख्त लहजे में बोला, मैंने तुम्हें इशारा किया था ना अंदर आने के लिए। चंदा जल्दी से बोली, लेकिन मैं अंदर कैसे आ जाती राजा साहब, कोई बहाना नहीं था। ये बोलकर उसने वो पानी का गिलास नीचे रख दिया। अगले ही पल वो वहां से दूसरी तरफ घूमने लगी तो राजेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा
और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें मेरे करीब आने के लिए, मेरे पास आने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत है क्या चंदा? उसकी बात पर चंदा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा जो खुला था। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, डर लग रहा है तुम्हें? चंदा तुरंत बोली, नहीं लगना चाहिए, ये महल है राजा साहब, और इस महल की दीवारों के भी कान हैं। आप सोच भी नहीं सकते, अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो क्या अनर्थ हो जाएगा। ये बोलते हुए वो अब हल्का सा मुस्कुराई। राजवेंद्र तुरंत बोला, महल के कान हैं ना, आंखें तो नहीं? तो ठीक है, हम बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना बंद करना तो ज़रूरी नहीं है ना। उसकी बात पर अब चंदा का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धक धक करने लगा था। उसके हाथ राजवेंद्र के कंधों पर थे और राजवेंद्र उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। चंदा भी अब उसे एकटक देखे जा रही थी। वो चाह कर भी अब राजवेंद्र से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी, और राजवेंद्र ने भी अपना हाथ अब उसकी कमर पर रख दिया था। वो धीरे धीरे उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लगा और फिर उसे दीवार से लगाकर उसने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे और उसे और भी ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देखने लगा। चंदा अब तक उसे देखे जा रही थी, लेकिन अब उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वो शर्माने लगी थी और जैसे जैसे उसकी पलकें झुकने लगी, राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से बोली, तुमने तो कहा था कि महल के कान हैं, आंखें तो नहीं है ना? तो फिर अब मुझ पर से अपनी नज़रें क्यों हटा रही हो? मुझे तुम प्यार भरी नज़रों से देख रही हो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, बस तुम बोलना मत। उसकी बात पर चंदा ने अब उसके सीने में अपना सर छुपाया और बोली, मत कीजिए ना परेशान राजा साहब, आप सच में कभी कभी बहुत परेशान करते हैं। उसकी बात पर राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने में जो सुकून है ना चंदा, वो अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये बोलते हुए वो अपना हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाने लगा तो चंदा तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। राजवेंद्र ने नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे पानी नहीं पिलाओगी क्या चंदा? चंदा झट से बोली, क्यों क्यों नहीं पिलाऊंगी, पिलाऊंगी ना। ये बोलकर उसने वो पानी का गिलास वापस उठाया और राजवेंद्र के सामने कर दिया। राजवेंद्र ने उस गिलास को पकड़ने के लिए चंदा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो गिलास चंदा की तरफ बढ़ाने लगा। तो चंदा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, पहले आप। राजवेंद्र ने उस गिलास को अब अपने होठों से लगाया जहां उसने अपने होठ रखे थे। उसे बिल्कुल नीचे ही चंदा का अंगूठा था और उसने यूं ही उस गिलास को पकड़े रखा। जब राजवेंद्र ने थोड़ा पानी पी लिया तो चंदा ने वो गिलास अब अपने करीब किया। उस पर राजवेंद्र का हाथ अब भी था और चंदा ने बिल्कुल भी उसी जगह अपने होठ रखे जहाँ से राजवेंद्र ने पानी पिया था। उसे उसी जगह पर अपने होठ रखते हुए देख राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, अगर कहो तो अपने लबों का निशान तुम्हारे लबों पर छोड़ दूं। चंदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, लंदन से आ जाइए, उसके बाद बेशक से जो मर्जी कीजिएगा। राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और वापस चंदा के बिल्कुल करीब होकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, जानता हूँ बहुत छोटी हो तुम, इसलिए कभी कुछ नहीं कहता तुमसे, पर जब तक मैं लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊँगा तब तक तो तुम बड़ी हो जाओगी चंदा। उसके बाद सिर्फ निशान नहीं दूंगा तुम्हारे लबों पर, इन लबों को मैं बेहद शिद्दत से चूम लूँगा। उसकी बात सुनकर चंदा के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो झट से पीछे होते हुए बोली, आपने आपने मुझे ये बुलाया क्यों था राजा साहब? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया था। ये बोलकर वो सामने की तरफ बढ़ गया जहाँ साइड टेबल पर उसने एक छोटा सा पैकेट रखा था। चंदा सवालिया नज़रों से राजवेंद्र की तरफ देखने लगी जिसने वो पैकेट अब अपने हाथों में उठाया और फिर चंदा की तरफ बढ़ने लगा। उसने चंदा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया तो चंदा झट से बोले, दरवाज़ा खुला है राजा साहब, कोई आ जाएगा। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने जाकर दरवाज़ा लगा दिया। अब वो चंदा की तरफ देखते हुए बोला, अब तो कोई नहीं देखेगा ना हमें, महल की दीवारें भी नहीं। चंदा बस हल्का सा मुस्कुराई।
अगले ही पल जब राजवेंद्र घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया तो चंदा तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, हाय तौबा, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे मुझे पाप मत चढ़ाइए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी जगह पर बिठाया और बोला, अब अगर मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से उठ ही ना चंदा तो देख लेना। उसकी बात पर अब चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं राजवेंद्र ने अब उसके नाजुक से पैर को अपने हाथ में थामा और फिर उसे अपने सीने पर रख दिया। चंदा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तो कभी अपने पैरों को राजवेंद्र को छूने भी ना दे, और यहाँ तो राजवेंद्र ने उसके पैर को अपने सीने पर ही रख लिया था। अगले ही पल अब राजवेंद्र ने उस पैकेट को खोला जो उसके हाथों में था। उसमें एक खूबसूरत पायलों का जोड़ा था जिसमें चांदी की पायल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। राजवेंद्र जानता था कि उसकी चंदा कीमती चीज़ों की नहीं बल्कि उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करती है जो दिल से दी जाती हो। इसलिए वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी पायल लेकर आया था जो चंदा पहन कर महल में घूम सके, ना कि उसे सबसे वो पायलों को छुपाने की ज़रूरत पड़े। राजवेंद्र का गिफ्ट देखकर चंदा की आंखों में आंसू थे और उसका चंदा के लिए प्यार और सम्मान देखकर भी। वहीं कोई और भी था जो ये सब देखकर जल भून रहा था और उसके आंखें क्रोध से लाल थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस समय चैनल को आप सभी के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को हाइप करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलें कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ ये बिल्कुल अलग और एक प्यार की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।